हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का 2022 में पूछा गया इंग्लिश का सेट 1 हल करते हैं। इसके पहले मैं 2023 के सारे सेट हल कर चुका हूँ। क्लास 10th यूपी बोर्ड 2024 के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ देख लीजिए क्योंकि ये 24 के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए 23 में वहाँ देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो 2023 के सारे वीडियो का एक ही वीडियो में आपको मास्टर वीडियो का लिंक मिलेगा, उससे भी देख सकते हैं। और ये 2022 के क्वेश्चन इस साल 24 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पेपर का पैटर्न तो चेंज कर दिया पूछने का, 22 में दूसरे हिसाब से पूछा जाता था क्योंकि 23 में तो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए हैं, तो वो उस पैटर्न का नहीं है, जैसे था वही है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि वही क्वेश्चन आपको तैयार रहेंगे तो आपको काम दे देगा, तो इसलिए पूछने का तरीका, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव भी है दोनों तरीके से, उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं था, बस इतना अंतर है। तो इसलिए आप 22 के सारे सेट को ज़रूर हल कर दीजिए। मैं फटाफट इसको 1 ही 2 दिन के अंदर सॉल्व कर दूंगा, तो आप ज़रूर देख लीजिए इसको। और उसके बाद जो है और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलता रहेगा, एग्ज़ाम से पहले तक आपकी हेल्प होती रहेगी। तो इसलिए चलिए देखते हैं फटाफट बिना किसी समय इसको नष्ट किए हुए। तो ये 817 AH सेट 1 है। तो देखते हैं पहले आपका अनसीन पैसेज आया। तो अनसीन पैसेज देखिए ये है, आपको इसको चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पढ़कर भी आप डायरेक्ट इसका आंसर खोज सकते हैं अगर आपको अर्थ नहीं आ रहा। दो तरीके होते हैं कि आप पढ़िए फिर क्वेश्चन पढ़िए फिर अर्थ खोजिए। तो क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आप खोजेंगे तो आपका समय भी बच जाएगा, अगर समय नहीं है तो यही मेथड सबसे बढ़िया होती है। तो इसलिए मैं इसी मेथड से फटाफट बता दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन से कीवर्ड पकड़ते हैं, तो उसके बाद वही पैराग्राफ में पढ़ते हैं तो वो इसी में आपको मैच करेगा, तो इस हिसाब से आपको देखना है, ताकि अर्थ नहीं भी आता है तब रहा हो तब भी आप कर ले जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, इन विच एनुअल इवेंट, किस वार्षिक इवेंट माने खेल भी होता है घटना भी होता है, किस वार्षिक खेल में द राइटर इंटरेस्टेड, लेखक रुचि लेता था। वाई वॉज इट ए डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम, यह उसके लिए क्यों उत्तेजना का दिन होता था। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ शुरुआत में जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो वार्षिक खेल में तो आज देखिए यहाँ लिखा गया, बट मोर देन ऑल द दिस फेस्टिवल आई वाज इंटरेस्टेड इन वन एनुअल, यह इसका आंसर चालू है। आई का मतलब द राइटर हो जाएगा, द राइटर वाज इंटरेस्टेड, क्योंकि उत्तर हमेशा इनडायरेक्ट में लिखा जाता है तो उसको आप अपने हिसाब से इनडायरेक्ट में चेंज कर देना। तो द राइटर वाज, ठीक है, हो जाएगा इंटरेस्टेड इन वन एनुअल इवेंट इन विच, आई फिर हो जाएगा राइटर के लिए ही कर देंगे, यहाँ आई की जगह द राइटर कर देंगे। इन विच ही प्लेड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ, माई की जगह हो जाएगा हिज, इनडायरेक्ट हो जाएगा। बर्थ तक लिख देंगे, दिस वाज द डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी की जगह हिम हो जाएगा, बस यहाँ हिम तक लिख देना, बस आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें दो चीज़ पूछा ना कि किस वार्षिक खेल में, वार्षिक खेल यहाँ बर्थडे है, और वाई वाज इट ए डे ऑफ क्या एक्साइटमेंट फॉर हिम, यह इसके लिए क्यों उत्तेजना का दिन था, तो इसलिए इसको भी बताना है। इट वाज ए डे, दिस वॉज द डे फॉर एक्साइटमेंट फॉर मी का जो है हिम, यहाँ तक लिख देना, थोड़ा सा और लिख देना, ठीक है। अब अर्ली इन द मॉर्निंग आई वॉज वेट इन ए फ्यूज बैलेंस विथ अदर आर्टिकल्स इन, आपको इतने लिखने के बाद मतलब कि उसके लिए उत्तेजना का दिन होता था, क्यों होता था, तो बिकाज करके बता देना। तो बिकाज के बाद ये सब उसी का उत्तेजना कैसे होती है उससे डिटेल बताओ, उतना डिटेल नहीं लिखना है। बिकाज के बाद आपको यहाँ कर देना कि आई की जगह ही कर देना, बिकॉज ही फेल्ट द हीरो ऑफ द ओकेजन, क्योंकि वो उस अवसर का हीरो अपने आप को समझता था। इतना ही आपको इसके अनुसार मेन है, और लेकिन आप अपने मन से भी थोड़ा दे सकते हैं, एंड हैप्पी, और बड़ा खुश महसूस करता था, इतना भी कर सकते हैं। ही फेल्ट द हीरो ऑफ द ओकेजन एंड हैप्पी, या ही फेल्ट हैप्पी एंड द हीरो ऑफ द ओकेजन, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप इतना भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिल जाएगा। अगला है, व्हाट वाज द मेन ग्रीवांस ऑफ द राइटर, लेखक का मुख्य ग्रीवांस माने कष्ट क्या था। व्हाट डिड ही नॉट रियलाइज देन, उसने तब क्या महसूस नहीं किया। तब यहाँ देखिए माई चीफ ग्रीवांस आया है ना, तो आई जगह जो है द राइटर्स हो जाएगा, यहाँ से मतलब कि ऑफ द राइटर लिख देना। तो यह ऐसे लिख देना, द मेन ग्रीवांस ऑफ द राइटर, ऐसे भी लिख देना। वो उसके बाद वाज लिख देना, प्रश्न से मेन ग्रीवांस ऑफ द राइटर लिखने के बाद वाज लिख देना। वाज दैट माई की जगह हो जाएगा हिज बर्थडे केम सो रियरली हो जाएगा, यहाँ तक लिख देना, रियरली तक। तो आपका मेन ग्रीवांस हो गया। व्हाट डिड ही नॉट रियलाइज देन, उसने तब क्या महसूस नहीं किया। एक देखिए क्वेश्चन इसमें और है, तो अब यहाँ देखिए इसका आंसर यहाँ आपको मिलेगा, आई डिड नॉट, आई जगह हो जाएगा ही डिड नॉट रियलाइज देन दैट ए टाइम वुड कम
से लेके पूरा लास्ट तक आपको लिखते चले जाना है, तो इसका दूसरे का आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सी वाला फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स रियल और इमेजिन काज फॉर कंप्लेंट स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट। पैसेज से एक ऐसा शब्द बताना है जिसका मतलब होता है वास्तविक और काल्पनिक, इमेजिन माने कल्पना किया हुआ, काज मीन्स कारण, फॉर ए कंप्लेंट शिकायत के लिए, स्पेशली विशेष रूप से, अनफेयर ट्रीटमेंट मतलब अनफेयर माने अच्छा सुंदर, जो उचित ट्रीटमेंट माने इलाज, ठीक है, या बर्ताव जो ना हो। तो इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो एक शब्द बताना है कि आपको अनअवेयर इसको बता देना है, अनअवेयर बता देना है। ऐसे लिख देना है कि आप सेंटेंस के हिसाब से लिख सकेंगे द राइटर लिख देना, द राइटर वाज अनअवेयर ऑफ हिज फ्यूचर आस्पेक्ट्स, ASPECTS, इस तरह से लिखे द राइटर वाज अनअवेयर ऑफ हिज फ्यूचर आस्पेक्ट्स, या एक शब्द में अनअवेयर ही लिख देंगे तब भी आपका चल जाएगा। अगला है फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच अपोजिट ऑफ अर्लियर। अर्लियर का अपोजिट बताना है पैसेज में से। अर्लियर का अपोजिट आपको पैसेज में आया है रेयरली, RARELY, ठीक है ना। तो आप रेयरली लिख देंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए आया है रेयरली। चलिए आंसर पैसेज हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, नज़र डालते हैं। लेटर आया है आपको जो फ्रेंड को लिखने के लिए, थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट, उस गिफ्ट के लिए उसके धन्यवाद देना। ही सेंट ऑन योर बर्थडे, जो उसने आपके बर्थडे पर भेजा है। या फिर एप्लीकेशन लिखना, प्रिंसिपल को कंप्लेन करना है अगेंस्ट योर क्लास फेलो, आपके क्लास कच्चे के जो साथी हैं उनके खिलाफ आपको शिकायत करना है कि भाई वो जैसे आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपकी किताबें चुरा लेते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, झगड़ा करते हैं, कुछ भी बता देना है। बच्चे शिकायत लेकर नहीं चल जाते हैं तो प्रिंसिपल को इस शिकायत बच्चों की भेजना है कि किस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन। वार्षिक फंक्शन माने समारोह का, सेलिब्रेशन माने मनाया जाना, उत्सव। जैसे स्कूल में वार्षिक उत्सव नहीं मनाया जाता है, जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हुआ, ये सब, दीपावली हुआ, 14 नवंबर हो गया बाल दिवस, इसको तो चिल्ड्रंस डे, इस सब कुछ भी 15 मतलब कि सितंबर, 5 सितंबर को मनाया जाता है जैसे टीचर्स डे। तो इसको इस तरह से कोई फंक्शन आपको मना देना है, एनुअल फंक्शन। तो वैसे तो आप रिपब्लिक डे मना दीजिए 26 जनवरी या 15 अगस्त, तभी आपको चल जाएगा। तो रिपब्लिक डे आपको किताब में अक्सर मिलता है इसका, उसी के बारे में लिखा गया है, तो आप कुछ भी इस तरह से उस तरह का बना सकते हैं। तो मान लीजिए रिपब्लिक डे मनाएंगे तो आप उसके बारे में देखिए, हिंट दिया गया व्हेन इट वाज सेलिब्रेटेड, या कब मनाया गया था, तो आप 26 जनवरी के बारे में बता रहे हैं, रिपब्लिक 26 जनवरी, 15 अगस्त को बता रहे 15 अगस्त, 5 सितंबर तो 5 सितंबर, कुछ भी आप बता सकते हैं उसके बारे में बता। कब मनाया गया था, प्रिपरेशन तैयारी की गई, क्या की गई थी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल क्या उसमें थोड़ा खिलाए गए थे बच्चों को, खेल के बारे में भी बता सकते हैं। कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी गाना बजाना, ये सब, डांस, ये सब कुछ भी बता सकते हैं। अराइवल ऑफ चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि का आगमन बता देना। रीडिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट माने खबर को कब पढ़ना। एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, पुरस्कार वितरण, जैसे होता है ना कि लड़के उस साल कौन टॉप पर आए हैं, बढ़िया नंबर पाए तो उनको पुरस्कार वितरण भी दिया जाता है स्कूल में, ये सब भी आपको बता देना है, ठीक है। मुख्य अतिथि बता देना, कोई भी मतलब उस क्षेत्र के जो इंपॉर्टेंट पर्सन हो, DM आए थे या SDM आए थे, कोई सांसद, विधायक, कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये ना सोचे कि आपके स्कूल में हुआ था कि नहीं हुआ था, बटा था पुरस्कार कि नहीं, उससे नहीं मतलब, आपको बता देना, क्योंकि नंबर लेना है तो आप बता दीजिए जो जनरल लाइफ में होता है। स्पीच बाय द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के द्वारा भाषण जो दिया गया था उसको बता देना, या दिए हो या ना दिए आपको, लेकिन बता देना कि हाँ यही भाषण उन्होंने भाषण दिया था, 10 मिनट 5 मिनट कुछ समय तक, कुछ बता सकते। थैंक्स गिविंग स्पीच बाय द प्रिंसिपल, फिर ये बता दीजिए कि प्रिंसिपल ने उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने इतना अच्छा भाषण दिया, बच्चों को समझाया। कंक्लूजन, फिर निष्कर्ष बता दिए कि अंत में प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा, ये सब कुछ बता दिए। या फिर आपको जो है विजिट टू ए फेयर, मेला देखने का, विजिट माने देखने जाना है, भ्रमण करना, फेयर मिस मेला, कोई मेला देखने गए उसके बारे में बता देना 60 से 80 वर्ड में। क्योंकि अब क्या है, निबंध रट के नहीं लिखा जाता, तो यही हेडिंग आपको इसमें से डाल के 2-2 लाइन लिख दो सबके ऊपर, बेस्ट नंबर आपको पाएंगे, 100% आपको नंबर पाएंगे। इसको रट के नहीं लिखा जाता था, आप बना के लिखा जाता था, इसलिए आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए लिखने की। किताब में देखिए कैसे लिखा गया, हिंदी समझ रहेंगे तो बना के लिख देंगे, या अपने भाषा में समझिए कि हाँ अगर ये आएगा तो इसमें हम क्या पॉइंट लिखेंगे, तो पॉइंट समझना होता है, रटना नहीं होता। तो यानी कि इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ कि पॉइंट क्या है, उसके बारे में क्या लिखना है आप, ताकि उसके बारे में खुद बना के लिखो। मेला देखने जाने के बारे में मान लीजिए निबंध है, इसको नहीं आता तो इसको लिख पा रहे थे, इस पर लिख दो। नेम एंड प्लेस, नाम बताओ कौन सा मेला और स्थान कहाँ लगा था, जैसे मान लीजिए आप कुंभ मेला बता दीजिए कि इलाहाबाद में लगा था, प्रयागराज में लगा था, तो ये सब बता दीजिए। कोई भी मेला बता दीजिए जहाँ लगा था, वो स्थान बता दीजिए, ठीक है। और मान लीजिए वाई एंड व्हेन इट वाज होल्ड, या कब और
क्यों और कब आयोजित किया गया था। तो मतलब क्यों आयोजित किया, मतलब मेला क्यों लगता है और कब लगता है, ये सब बता दो। कि भरत मेला आप बता रहे हो, कब कहाँ लगा था, कब लगा था, क्यों लगता है, ये सब बता दीजिए। शॉप्स माने दुकान बता दीजिए, दुकानें वहाँ पर भाई मेला है तो दुकानें लगेंगी। इंटरटेनमेंट माने मनोरंजन के साधन भी बता दीजिए, कि झूला वगैरह सब, सर्कस वगैरह भी बता दीजिए जो भी मेले में आते हैं। कंक्लूजन निष्कर्ष बता दीजिए, योर इम्प्रेशन, फिर आपको ऊपर क्या प्रभाव पड़ा मेले का ये बता दीजिए से निष्कर्ष में ही। तो सेक्शन सी ग्रामर देख लेते हैं। ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज़ बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव बताना है इस लाइन में कौन सा है। तो ब्यूटीफुल भाई एडजेक्टिव है, टेम्पल की विशेषता बतला रहा है, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। द स्काई ग्रीव डार्क, आइडेंटिफाई वर्ब, इसमें जो है वर्ब को बता देना। स्काई ग्रीव डार्क में देखिए ग्रीव सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो ग्रीव सेकंड फॉर्म है, तो आपका ये वर्ब है, ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया। मिस्टर शर्मा ओन्स दिस हाउस, चेंज ओन्स इंटू नाउन, मतलब ओन जो है, ओन्स माने मालिक होना, ये वर्ब है। ओन का यस, ओन में यस लगा है ना। ओन्स माने पास में होना या मालिक होना। मिस्टर शर्मा के पास इस घर के ओन्स माने मालिक है, या तो इसका नाउन में बदल देना। ओन्स का नाउन हो जाएगा ना, ओनर हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, OWNER जोड़ देंगे। जैसे टीच से टीचर बनता है, टीच पढ़ाना, टीचर नाउन है, पढ़ाने वाला यानी अध्यापक। तो इसी तरह से ओन आपका वर्ब है, तो ER जोड़ देने से ओनर हो जाएगा। यस तो हट ही जाता है, क्योंकि वर्ब में यस लगता है। नाउन बनाना है तो यस नहीं लगेगा, ER लगेगी, तो ओनर आपका हो जाएगा मालिक। तो इस तरह से ये शब्द आप जान लीजिए, इसका नाउन फॉर्म ये होता है। ठीक है, तो आपको लिख देना है कि ओनर, खाली लिख दीजिए बस, OWNER, तब आंसर में तब भी हो जाएगा आंसर ओनर या फिर ओन्स। ठीक है, ठीक है। द नाउन ऑफ ओन्स इज ओनर, ऐसे भी लिख सकते हो, ओन्स का नाउन ओनर। अगला है माई शूज आर मेड, मेड के साथ हाफ लगेगा, मेड ऑफ लेदर, लेदर माना होता है चमड़ा। मेरे जूते किससे बने हैं, चमड़े, तो मेड के साथ हाफ लगता है। जब जिस चीज़ से बना रहता है वो चीज़ दिखाई पड़ता है तो ऑफ लगता है। जैसे चमड़े से बना तो चमड़ा दिखाई पड़ रहा था, ऑफ लगेगा। नहीं दिखाई पड़ेगा तो फ्राम भी लगता है, ध्यान देना। जैसे अगर एक वाक्य फ्यूचर में आता है, घी इज, GH घी इज मेड, अगर घी बनती है फ्राम मिल्क, दूध से बनती है, क्योंकि दूध से भाई बनेगी तो घी दिखाई पड़ेगा, दूध तो दिखाई नहीं पड़ेगा। और दूध को हम घी से प्राप्त भी नहीं कर सकते दोबारा उसी रूप में, तो जिसको हम दोबारा उसी रूप में नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो हम फ्राम लगाते हैं। अगर चमड़ा से भाई बनेगा जूता तो फिर चमड़ा उसमें रहेगा, प्राप्त कर सकते हैं। चमड़ा से, कुर्सी से, प्लास्टिक से, सॉरी चमड़ा से, लकड़ी से कुर्सी बनी है, प्लास्टिक से, तो ये सब कुछ ऑफ लगता है। कुल मिला के इतना जान लीजिए, जिससे बने और वो दिखाई भी दे ओरिजिनल रूप में प्राप्ति की, जिसके तो ऑफ नहीं तो फ्रॉम। अगला, इट इज़ रेनिंग हैवली, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट इज़ रेनिंग हैवली ये टेंस से लिया गया, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दीजिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में जानते हैं तो इज तो लगता नहीं, सहायक क्रिया हैज़ बीन लगती है, वर्ब के एनजी फॉर्म लगता है। तो हैज़ बीन के साथ वर्ब के एनजी फॉर्म किस में है, तीसरे में है। ये आपका आंसर हो गया। पाँचवा, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, निम्नलिखित को बदलो जैसा निर्देश दिया गया है। तो इसमें इनडायरेक्ट पहले बदल देना। डू यू नो द वे टू द स्टेशन, से आई सेड टू अंकित, मैंने अंकित से कहा क्या तुम स्टेशन का रास्ता जानते हो। आई सेड टू अंकित का इंट्रोगेटिव है, तो आपका दीजिए आई आस्क्ड अंकित, मैंने अंकित से पूछा। ठीक है, अब यू डू फर्स्ट टाइप है तो इफ़ लगा दीजिए। इफ़ यू को अंकित के अनुसार बदलेंगे थी, नो का जो है न्यू हो जाएगा, के यानी डब्लू, के यानी डब्लू हो जाएगा, क्योंकि डू हट ही जाएगा, इफ़ लग गया। इफ़ ही न्यू, ठीक है, उसके बाद द वे टू द स्टेशन लगा के फुल स्टॉप कर देंगे। अगला है द माउस आइट द कार्न, चूहे ने कार अनाज को खाया, पैसिव वॉइस बनाना है, तो द कार्न हो जाएगा अनाज, वाज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज लगता है पैसिव वॉइस में। आइट ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन, द कार्न वाज ईटन बाय करके द माउस, ये सब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट बना देंगे। अगला पंचुएशन करना है, तो पंचुएशन में देखिए पहली बात तो हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क्ड द वाई, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो पहली बात तो डायरेक्ट स्पीच के ये देखिए, इधर रिपोर्टिंग स्पीच लिखा गया, इधर रिपोर्टेड स्पीच, तो पहले इन्वर्टर कामा हम लगा देंगे, एच बड़े कह देंगे, तब HOW हाउ डज दिस मशीन वर्क, वर्क के बाद हम प्रश्न पूछा गया तो प्रश्नवाचक का निशान लगाएंगे, इधर इन्वर्टर कामा बंद करेंगे। ठीक है, उसके बाद आस्क्ड द बॉय लिख के फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, हाउ डज दिस मशीन वर्क, इन्वर्टर कामा बंद। ठीक है, और नीचे कामा भी आप लगा सकते हैं, आस्क द बॉय। जैसे इतना जान लीजिए कि ये द बॉय आस्क्ड इधर से शुरू है, तो फिर क्या करते हैं, हम कामा लगा के इन्वर्टर कामा लगाते हैं,
उधर करते तो कामा इन्वर्ट कामा लगाते हैं, तो वही चीज़ इधर से कर देना कि इधर कामा लगा के इन्वर्ट कामा ऊपर, लेकिन प्रश्नवाचक भी इधर लगे, प्रश्नवाचक के बाद इन्वर्ट कामा लगता है, फिर नीचे कामा लगा देंगे, फिर इधर यस बड़े कर देंगे, इधर उधर इन्वर्ट कामा लगा देंगे, बस बात करेंगे। फ्रेम में करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग करना है, तो भाई रीऑर्डरिंग पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य तो है नहीं, उसके बाद वर्ब लिखा जाएगा, शुड वी शुड, नहीं है तो नॉट भी लिख दिया जाएगा, वी शुड नॉट। उसके बाद आपको लिख देना लाफ, फिर एट लिखना है, अदर्स लिखना, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। स्पेलिंग पूरा करना है तो भाई BOGST है तो यू लगा दीजिए, BOUGST बाट मैंने खरीदा। चलिए अब ट्रांसलेशन आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार, एक शव को देखा। तो नगर भ्रमण के दौरान, तो इसका हो जाएगा ड्यूरिंग सिटी विजिट, चाहे तो इसको लास्ट में भी लिख सकते हो, ड्यूरिंग सिटी माने होता नगर, विजिट माने होता भ्रमण, VISIT भ्रमण, ठीक है, करना या देखना जाना, ड्यूरिंग सिटी विजिट कामा। हाँ राजकुमार सिद्धार्थ, तो द प्रिंस सिद्धार्थ, द प्रिंस सिद्धार्थ, SIDDHARTH सिद्धार्थ ने एक, हाँ तो सिद्धार्थ सा देखा, क्या देखा, एक वृद्ध, तो एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन भी हम लिखेंगे क्योंकि ये देखिए ओल्ड क्या एडजेक्टिव है, तो बिना नाउन के तो हम लगा नहीं सकते। एक आयन लिखे हैं तो आयन आपका आर्टिकल है तो नाउन में ज़रूर मांगता है, तो इसलिए नाउन हम मैन लगा देंगे। एन ओल्ड मैन, फिर ए सिक मैन, बीमार आदमी का अंग्रेजी होता है सिक मैन, SICK सिक मैन, ठीक है। एंड ए, हाँ सौ मतलब होता है डेड मैन, मृत आदमी को हम सब मुर्दा जिसको कहते हैं, एंड ए डेड मैन, तो हो जाएगा। तो फिर से बता दे रहे हैं, ड्यूरिंग सिटी विजिट कामा लगाएंगे कि इसको पहले लिखेंगे, तब फिर इसके बाद द प्रिंस सिद्धार्थ सा एन ओल्ड मैन, ए सिक मैन एंड ए डेड मैन, या आप इसे लिख सकते हैं द प्रिंस सिद्धार्थ सा एन ओल्ड मैन एंड ए सिक मैन एंड ए डेड मैन ड्यूरिंग सिटी विजिट, तब इसको लास्ट में भी ड्यूरिंग सिटी विजिट लिखेंगे तो कामा नहीं लिखना पड़ेगा, दोनों जगह लिख सकते हैं। उनका हृदय दुख से भर गया, हिज हार्ट, ठीक है, उनका हृदय, फील्ड माने भर गया, विथ सारो, फील्ड विथ, फील्ड के साथ विथ लगता प्रीपोजिशन से, ये सारो माने होता दुख, फील्ड विथ सारो माने होता दुख से भर गया। उन्होंने निश्चय किया, मतलब ही डिसाइडेड माने होता निश्चय करना, कि वह लोगों को इस दुख से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, दैट ही डिसाइडेड दैट ही विल सर्च, ठीक है, तो रास्ता ढूंढेंगे ना दुख से निकालने का, कोई रास्ता ढूंढेंगे, सर्च आउट द वे, सर्च आउट द वे माने होता है रास्ता ढूंढना, कोई रास्ता ढूंढना। हाँ दुख से निकालने का, ठीक है, तो दुख से निकालने का मतलब होता है टू गेट रीड ऑफ द सारोज, मतलब दुखों से छुटकारा पाने का। यहाँ निकालने का मतलब उसे टर्न आउट में निकालने से, वो अध्यापक ने लड़कियों को कक्षा से बाहर निकाले, द टीचर टर्न आउट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, या टर्न आउट ऑफ द क्लास, कक्षा से बाहर निकाल दिया, किसको, विद्यार्थी को बाहर निकाल दिया, तो वहाँ तो टर्न आउट लिखा जाता है, लेकिन यहाँ क्या दुख से जो है छुटकारा पाने का जो है उनको रास्ता खोजना था, तो इसलिए आप यहाँ क्या लिखा जाएगा, दुख से निकालने का मतलब होता है टू गेट रीड ऑफ सारोज, टू गेट रीड ऑफ सारोज माने दुखों से छुटकारा पाना, गेट में छुटकारा पाने के लिए रास्ता खोजेंगे, मतलब दुखों से निकालने का रास्ता खोजेंगे। इस तरह से सेंस के अनुसार आपको ट्रांसलेशन करना पड़ता है, बेटर ट्रांसलेशन वही होता है, ठीक। टर्न आउट यहाँ बेटर नहीं माना जाएगा, तो यहाँ गेट रीड ऑफ सारोज, ठीक है। उसके बाद टू पीपल भी लिख दीजिए। फिर से बता दें, उन्होंने निश्चय किया कि ही डिसाइडेड दैट, वह लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे, ठीक है। ही विल सर्च आउट, ठीक है, सर्च आउट द वे टू गेट रीड ऑफ द सारोज टू पीपल, लोगों को दुख से बाहर निकालने के लिए। उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया, तो हो जाएगा वन नाइट, एक रात को, ठीक है। ही लेफ्ट द पैलेस, उन्होंने छोड़ दिया, पैलेस माने होता है महल, राजमहल, या ठीक है महल, वो
उसे रॉयल भी लगा सकते हैं। रॉयल पैलेस माने होता है राजमहल, ठीक है, पैलेस माने महल होता है, तो रॉयल भी लगा सकते हो, राजमहल, राजा का महल। ही लेफ्ट द रॉयल पैलेस, या पैलेस भी लिख देंगे तभी चल जाएगा। चुपके से एक अंग्रेजी होता है सेक्रेटली, SECRETLY, सेक्रेटली माना होता है चुपके से, तो हो जाएगा वन नाइट ही लेफ्ट द रॉयल पैलेस सेक्रेटली, या ऐसे भी कह सकते हैं ही लेफ्ट द रॉयल पैलेस सेक्रेटली वन नाइट, ठीक है। गहन चिंतन के बाद, तो आफ्टर डीप थिंकिंग, ठीक है, गहन चिंतन मतलब आफ्टर डीप थिंकिंग, THINKING, गहन चिंतन के बाद कामा कर देंगे, उसको इसका समाधान मिल गया, मतलब ही, उसको मतलब ही, ठीक है, फाउंड माने पा गए या उन्हें मिल गया, ही फाउंड उन्हें मिल गया, हाँ, तो इसका समाधान मतलब द सलूशन, ही फाउंड द सलूशन, वह समाधान पा गए, मतलब हो गया, उन्होंने इसका सलूशन मिल गया, ही फाउंड द SOLUTION, SOLUTION, सॉल्यूशन माना होता है समाधान। ही फाउंड द सलूशन का, तो या ही फाउंड इट्स सलूशन भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। और वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे, एंड ही वाज नोन, और उन्हें जाना गया या उन्हें जाने लगे, KNOWN, ही वाज नोन एज GAUTAM, गौतम, ठीक है, ही वाज नोन एज गौतम का, या गौतम के बाद बुद्ध, BUDDH, नोन एज गौतम बुद्धा, BUDDH। तो इस तरह से आपका ट्रांसलेशन हो गया। इसके बाद देखिए आपका लिटरेचर पोर्शन है। लिटरेचर पोर्शन में ये आपका जो है, देखिए वहाँ से आया है प्रोज से, इसको आप पढ़ें आराम से, इसको कर लेंगे, ठीक है। आपकी किताब में दिया भी गया है, इसका आंसर भी दिया है, नई किताब में राजू में आंसर सहित दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, ये लंच वाला पार्ट जो है वहाँ से लिया गया है, पहला ही पार्ट है। इट डिड नॉट पास क्विकली, द व्हाट डज द वर्ड इट रिफर्स टू, यह जल्दी नहीं समाप्त हुआ, यह इट किसको रिफर्स माने संदर्भित कर रहा है, वर्णन कर रहा है, तो इट क्या है, हिल स्टोन के लिए लगा है, मतलब फॉलिंग ऑफ हिल स्टोन्स, इट रिफर्स टू फॉलिंग ऑफ हिल स्टोन्स, यह मतलब कि ओले गिरने को संदर्भित करता है। यह जल्दी नहीं समाप्त मतलब ओले का गिरना। इफ आई वाज लेंचो साइड, लेंचो क्यों उदास था, व्हाट डिड ही से टू हिज सन्स, वो अपने पुत्रों से क्या कहा, तो पढ़ेंगे तो आपको तो पता चल जाएगा लेंचो क्यों उदास था, उसने अपने पुत्रों से क्यों कहा, क्या कहा, ठीक है। तो क्योंकि वो इसलिए उदास था क्योंकि उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई, तो उसने कहा कि मतलब इस साल हमारे पास, मतलब ये भी कहा था उसने कि देखिए हाँ, ही सेड टू हिज सन्स, इसमें ये कहा, A plague of locusts would have left more than this, the hail has left nothing, this year we will have no corn, ये पूरा कहा है सिचुएशंस। तो इस तरह से आप इसको जरूर कर लीजिए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड्स में देना है। ये दो क्वेश्चन देखिए लॉन्ग आए हैं, दोनों में से किसी एक के बारे में आपको करना है। नेल्सन मंडेला हुआ, नेल्सन मंडेला कौन थे, व्हाट हुआ, आइडियल्स डिड ही सेट नहीं होता यहाँ सेट रहना चाहिए, सेट आउट, उन्होंने क्या आदर्श सेट आउट माने पेश किए, प्रस्तुत किए, फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए, इन हिज इनाग्रेशन स्पीच, अपने उद्घाटन समारोह के भाषण में। ये फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द बस कंडक्टर कॉल वली एज ए मैडम, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, बस कंडक्टर वली को मैडम क्यों कहता है, इसको व्याख्या करो उदाहरण के साथ। इन दोनों में से किसी एक को करना था। नवा में है, व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप ए डायरी, व्हाट नेम डिड ही सी गिव इट टू इट, क्या प्रेरित किया, प्रॉम्प्टेड प्रेरित किया एनी फ्रैंक को डायरी रखने के लिए, क्या चीज़ प्रेरित किया, और हुआ इसका, ठीक है, इसका क्या नाम रखी थी, तो किटी रखी थी, ये सब बता देना। व्हाट डू द वर्ड्स पेडर एंड कबाई स्टैंड फॉर इन द लेसन, ए बेकर फ्राम गो, ए बेकर फ्राम ग्रो, पार्ट में जो बेकर जो है, पेडर और कबाई शब्द जो हैं ये किसके प्रतीक हैं, किसके लिए आया पेडर और कबाई, तो ये चीज़ आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। व्हाट इज़ कूर्ग फेमस फॉर, कूर्ग किसके लिए प्रसिद्ध, तीनों में से कोई दो आपको करना है, एनी टू, इतना ध्यान देना। लॉन्ग में दो में से कोई एक, शॉर्ट में प्रोज का तीन में से कोई दो। मैचिंग देख लीजिए, कंट्रेरी माने विपरीत होता था, अपोजिट माने विपरीत, एब्सोल्युटली माने पूरी तरह से, कंप्लीटली पूरी तरह से, एडेड माने सेट फर्दर आगे कह देना। इस तरह से ये मैचिंग है। तो मैचिंग में कोई तीन में से कोई एक नहीं आ रहा तो दो कर लीजिए, जो बचेगा उसी के सामने वही हो जाएगा, ठीक है। अगला है रीड द फॉलोइंग,
और एक ट्रिक और आपको बता देना मैचिंग वाला करने के लिए, इसे एल वाई वाला एल वाई है ना, तो एल वाई से मिला लीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है एकदम अर्थ तो आपको सही हो जाता है अक्सर 99% में। और अगर सेकंड फॉर्म है वर्ब की तो सेकंड फॉर्म इधर भी रहना चाहिए। तो सेट देखिए सेट हो गया ना, तो बचा जो उसको कर दीजिए बिना पढ़े, बात खत्म। तो ये ट्रिक है बिना पढ़े करने का। ING है तो ING से सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म से, यानी LY है तो LY से। इस तरह से ये सब ट्रिक होती हैं। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, वर्ब है तो वर्ब, नाउन है तो नाउन, ये सब ट्रिक भी होती है। अगला देखिए आपका देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी, ये आपका पोट्री से आया है स्टैंडर्ड छाटने के लिए। तो ये जो है आपका राइट द टाइटल ऑफ द पोएम, कविता का टाइटल माने शीर्षक लिख देना है। तो शीर्षक आपका अमांडा है, अमांडा से आया है, ठीक है। और फ्रॉम इज द गिवन पोट्री अमांडा हैज़ टेकन, हु हैज़ कंपोनेंट दिस पोएम। कंपोनेंट नहीं लिखना चाहिए यहाँ, कंपोज रखना चाहिए। कंपोनेंट बना तो घटक होता है, कंपोज दिस पोएम ऐसा आना चाहिए। इसको कविता को कौन लिखा है, तो लिखा है आपको रॉबर्ट क्लेन लिखा है, तो इसको भी आपको बता देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि पाठ का नाम और कविता का नाम याद करना चाहिए। तो रॉबिन कीन आपको लिख देना है, ROBIN, रॉबिन KLEIN, रॉबिन क्लीन इसके राइटर हैं, ठीक है। तो इस पर भी पाठ का नाम, पोएट्री का, प्रोज का, सप्लीमेंट्री का, पाठ का नाम, लेखक या कवि का नाम जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं। तो सप्लीमेंट्री के पाठ का भी नाम, लेखक का नाम पूछ सकता है, प्रोज का भी पूछ सकता है, इसका भी पूछता है, और 23 में पूछा भी है, इसलिए आप जरूर याद कर लेना सबका। उसके बाद देखिए सेंट्रल आइडिया दो में से कोई एक करना था, तो एक आपको एनिमल्स आपका सिलेबस में नहीं है, तो इसको मत याद करना। उसके बाद देखिए यहाँ आपको 4 लाइन की कविता जो है लिखने के लिए आया था। पहले देखिए आर करके था, चाहे सेंट्रल आइडिया लिखे चाहे कविता, लेकिन अब कविता और सेंट्रल आइडिया दोनों लिखना ज़रूरी है। ऑप्शन रहता है 4 लाइन कविता नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप दोनों याद कर लेंगे बेटर होगा। अब यहाँ सप्लीमेंट्री से देखिए, हरी सिंह हैड स्टोलन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, देन व्हाई डिड ही चूज टू गो बैक टू अनिल इन द एंड। क्वेश्चन कर रहा है कि सप्लीमेंट्री का हरी सिंह ने चुराया था लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन में सबसे बड़ी रकम चुराया था। देन व्हाई डिड ही चूज टू गो बैक टू अनिल, फिर वह क्यों अंत में इन द एंड, अंत में अनिल के पास जाने के लिए क्यों चुन लिया मार्ग। वाज ग्रिफिन, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, ग्रिफिन कौन था, उसने क्या खोज किया था। वाइड, ठीक है। तो ये आपको बता देना है कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। ग्रिफिन एक लालिश पर्सन था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। उसने डिस्कवर किया था कि हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी इन ट्रांसपेरेंट, मानव शरीर को कैसे पारदर्शी बना जा सकता है, ठीक है। वाई डिड वोली एट फर्स्ट एग्री टू एन इनइक्वल मैच, वोली क्यों पहले तो बेमेल विवाह से, इक्वल माने बेमेल, मैच माने बराबरी, मतलब उसकी बराबरी का शादी नहीं था, बेमेल था, तब भी क्यों एग्री हो गई, सहमत हो गई। वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट टू द मैरिज, और बाद में लेटर मीन्स बाद में रिजेक्ट मैरिज, शादी को रिजेक्ट क्यों कर दी, मना कर क्यों दी, ये चीज़ लिखना, ठीक है। तो ये पढ़ें आप, कहानी बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं सप्लीमेंट्री से। मिसेज पम्फ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, राइट द रीजन्स इन डिटेल। मिसेज पम्फ्रे जो है ट्रिकी की खराब दशा के लिए जिम्मेदार थे, इसको विस्तार से लिखिए, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटिल्डा लिखिए, दोनों में से एक क्वेश्चन लिखना है। 15 क्वेश्चन है, पॉइंट आउट ट्रू फॉल्स बता देना। मोनार्क इज ए काइंड ऑफ बटरफ्लाई, मोनार्क एक प्रकार की तितली होती है, तो ये बात एकदम ट्रू है, सत्य है। एट द एंड, अंत में ग्रिफिन वाज कॉट बाय द कांस्टेबल, अंत में ग्रिफिन को सिपाही द्वारा पकड़ लिया गया, ये बात एकदम फॉल्स है, उसे कोई पकड़ नहीं पाया था, अदृश्य हो गया था, तो वही पटेल सिपाही को मार दिया था बल्कि। अगला है सुटेबल अल्टरनेटिव विकल्प को भरना है यहाँ। इनकरेज ब्राइट हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, कौन इनकरेज माने प्रोत्साहित किया था ब्राइट को उनकी सीखने में रुचि के लिए, तो हिज मदर उनकी माँ ने, तो हिज मदर यहाँ हो जाएगा, भर दिया जाएगा। आंसर नंबर 2, तहसीलदार सेड रामलाल टू, तहसीलदार ने रामलाल से कहा था, टू मैंने केले किसके लिए कहा था, टू सेंड हिज डाटर इन द स्कूल, कि अपनी पुत्रियों को स्कूल में भेजे, तो पहला ऑप्शन ही सही है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको सेकंड सेट हल किया जाएगा, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा कर रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। घंटी दबा कर रखेंगे जैसे वीडियो अपलोड करूँ, ताकि तुरंत सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।